Hello, good morning. Today we will discuss direct and indirect variations and commercial mathematics for class 8. And the first topic is direct variation. Before discussion about the direct and indirect variation, firstly we will discuss about the variation. There are many situations where we notice that variation in one quantity bring a variation in another quantity. बहुत सी चीजों में ऐसा देखने को मिलता है जब किसी भी एक चीज को आप बढ़ाते हैं तो दूसरी भी उससे रिलेटेड या तो बढ़ जाती है या फिर घट जाती है। ऐसा रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन द टू क्वांटिटीज, व्हेन वन थिंग इज इंक्रीजेस रिलेटेड इज इंक्रीजेस, अदरवाइज व्हेन वन थिंग इज इंक्रीजेस एंड रिलेटेड इज डिक्रीजेस, देन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशंस इज एप्लीकेबल। तो हम लोग बात करेंगे कि किन पोजीशन पे आपका डायरेक्ट वेरिएशन होता है और किन पोजीशंस पे इनडायरेक्ट वेरिएशंस होता है। जैसे सपोज करिए ये एक पेन है और इस पेन की कॉस्ट 5 रुपीज है, तो फैक्ट है कि अगर हमको ऐसे 10 पेन्स परचेस करने होंगे तो कॉस्ट हो जाएगी 5 into 10 यानी 50 रुपीज। ओके, यानी 10 पेन की कॉस्ट कितनी हो गई? 50 रुपीज। और अगर यही हमको 4 पेन परचेस करने होंगे तो इनकी कॉस्ट हो जाएगी 20 रुपीज। मीन्स दैट जितने भी नंबर ऑफ पेन्स हम इंक्रीज करेंगे देन द कॉस्ट ऑफ पेन्स इज आल्सो इंक्रीजेस, और अगर हम नंबर ऑफ पेन्स को डिक्रीज करें, कम करें, तो कॉस्ट ऑफ पेन इज आल्सो डिक्रीजेस। रिजल्ट इज दैट कि जब आप क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को बढ़ाते हैं, क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल्स को बढ़ाते हैं, तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज आल्सो इंक्रीजेस, तो उसकी कॉस्ट भी साथ में बढ़ जाती है। इसी तरह से जब आप आर्टिकल्स की संख्या को कम करते हैं, क्वांटिटी को कम करते हैं, तो उसकी कॉस्ट भी घट जाती है। दिस कंडीशन इज वेरीफाइड बाय द डायरेक्ट वेरिएशंस। ओके, जैसे मान लीजिए 5 लोग हैं, किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 5 ऑब्जेक्ट जिनकी कॉस्टिंग 10 रुपए, अगर हम किसी को 10 पेन करेंगे तो इसकी कॉस्टिंग रुपीज एक्स। ठीक, इनको सॉल्व करना है। ऐसे सॉल्व करेंगे 5 क्रॉस x इज इक्वल टू 10 क्रॉस 10, x इज इक्वल टू 10 क्रॉस 10 बाई 5 टू 10 इज इक्वल टू 20। ओके, तो अगर 5 की कॉस्ट 10 रुपीज है देन 10 की कॉस्ट 20। दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन। क्लियर? नाउ अबाउट द इनडायरेक्ट वेरिएशंस। अब कोई ऐसी बात बताइए जिसमें किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, किसी भी एक घटना को हम बढ़ाएं तो उससे रिलेटेड जो इवेंट्स है वो घटे। चलिए मैं बताता हूं। सपोज करिए 5 लेबर किसी भी वर्क को, 5 लेबर्स से किसी भी वर्क को 10 डेज में पूरा करते हैं। अगर हम इन लेबर्स की संख्या 5 से बढ़ा करके 10 कर दें तो फैक्ट है यही काम आपका 5 डेज में हो जाएगा। और अगर इन लेबर्स की संख्या आप बढ़ा करके 20 कर दीजिए तो फैक्ट है यही वर्क आपका 2.5 डेज में हो जाएगा। मीन्स है जैसे जैसे आप नंबर ऑफ लेबर्स को बढ़ाएंगे, टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क इज डिक्रीजेस। आप नंबर ऑफ लेबर्स को बढ़ा रहे हैं, उनसे लगने वाला समय घटेगा। हियर इज इनडायरेक्ट वेरिएशन इज एप्लीकेबल। इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है? जब किसी भी एक चीज को आप बढ़ाते हैं तो उससे रिलेटेड घट जाता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क समटाइम्स वी सी दैट हर व्यक्ति के अलग अलग काम करने की कैपेसिटी होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए जो किसी भी काम को 3 डेज में कंप्लीट कर सकता है। एक व्यक्ति बी है वो उसी वर्क को 6 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये 2 पर्सन है, इनकी अपनी अलग अलग पावर है कि पहला व्यक्ति उस काम को 3 दिन में कर सकता है और दूसरा व्यक्ति उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। तो ये कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है। कंडीशन ये अराइज होती है कि हाउ मच टाइम दे टेक इफ दे वर्क टुगेदर। अगर ये दोनों व्यक्ति साथ साथ काम करें तो ये कितना समय लेंगे। 1 डे में एक ही जो वर्किंग कैपेसिटी है 1/3 पार्ट, यानी पूरे वर्क का 1/3 पार्ट ए कैन डू इन अ डे, यानी एक दिन में एक पूरे काम का 1/3 पार्ट करेगा। इसी तरह से बी की जो 1 डे की कैपेसिटी है दैट इज 1/6 पार्ट
ऑफ अ डे। बी एक दिन में पूरे वर्क का 1/6 पार्ट कंप्लीट करेगा। इफ दे वर्क टुगेदर देन 1/3 plus 1/6 then 2 plus 1 becomes 3/6 1/2 part or 2 days। means that अगर ये दोनों एक साथ मिलकर काम को करते हैं तो ये पूरा काम 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अब इसी की जगह मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन है उसको भी इंक्लूड कर दें। इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वर्क टुगेदर है इट मींस दैट नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्रीज एंड डिक्रीज। कभी कभी हम लोगों ने देखा है किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है या घट जाती है, तो उसको हम लोग 2 तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि सर इस ऑब्जेक्ट की कॉस्ट 40 रुपीज केजी थी, आज 30 हो गई यानी घट गई। पेट्रोल की कॉस्ट 70 रुपए लीटर थी, आज 80 रुपीज हो गई यानी बढ़ गई। अब इसी को अगर हमको परसेंटेज में निकालना हो तो परसेंटेज में निकालने के लिए we will use increase percentage is equals to actual increase upon original multiplied by 100 and similar decrease percent is equals to actual decrease upon original multiplied by 100. By using this formula, we can find out the actual increase percentage or actual decrease percentage. Actual increasement का मतलब अभी पेट्रोल की कॉस्ट 70 रुपीज पर लीटर थी और बढ़ करके 80 रुपीज पर लीटर हो गई, तो जो एक्चुअल इंक्रीजमेंट हुआ वो हुआ 80 माइनस 70 यानी 10 रुपीज। कितना का हुआ? 10 रुपीज का। 10 रुपीज का एक्चुअल इंक्रीमेंट हुआ, 10 रुपए बढ़े। ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? 70 रुपीज पर लीटर multiplied by 100. Okay, so this is the percentage of increment in the cost of petrol. Similar decrease in percentage. मान लीजिए ओनियन का कॉस्ट 40 रुपीज पर केजी था और वो घट करके 30 रुपीज पर केजी हो गया, तो जो एक्चुअल डिक्रीज हुआ वो कितना हुआ? 10 रुपीज का। ओके, और जो ओरिजिनल प्राइस ऑफ ओनियन थी दैट इज 40 रुपीज पर केजी एंड मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके, so this is the second way. Okay, so by this way we can find out the actual increase percent or decrease percent. Now the next topic is profit and loss. Profit and loss ये केस डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस पर और सेलिंग प्राइस पर। इफ यू आर अ शॉपकीपर, अगर आप कोई दुकानदार हैं तो आप किसी सामान को खरीदते हैं और फिर उसको बेचते हैं, तो जिस प्राइस पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स को गुड्स को परचेज करते हैं दैट इज कॉस्ट प्राइस। ओके, और जिस प्राइस पर आप उसको बेचते हैं कस्टमर्स को, होलसेलर्स को, वो प्राइस आपका सेलिंग प्राइस कहलाता है। तो वो कॉस्ट प्राइस और आपका सेलिंग प्राइस। अभी पूरे ट्रांजैक्शन में या तो आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। प्रॉफिट के ही ऑप्शन ज्यादा होते हैं। लॉस का केस तो केवल ब्रोकन आइटम्स पे, ब्रोकन आइटम पे ही होता है। क्रॉकरी बेच रहे हैं, कोई फ्रूट्स बेच रहे हैं, वेजिटेबल्स बेच रहे हैं, इसी कंडीशंस पे लॉस होता है। अदरवाइज तो बिजनेस का रूल है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे होगा? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट का केस इज एप्लीकेबल व्हेन द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है देन यू विल गेट प्रॉफिट और गेन इन द ट्रांजैक्शन। देन प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेकंड केस लॉस। लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। जब कभी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम है, ऐसा कब होता है? ऐसा मैंने बताया तभी पॉसिबल है जब आइटम्स आपका होटल हो, ब्रोकन आइटम हो, ऐसी कंडीशंस पे लॉस भी होता है। तो ट्रांजैक्शन पे अगर लॉस होगा यानी जिस कॉस्ट से आपने ऑब्जेक्ट खरीदा आपको कंडीशन बस उससे सस्ता बेचना पड़ा, उस कंडीशन पर लॉस होता है। Okay, by using this formula we can find out the profit or loss exactly. When we need to find out profit in percentage is equals to profit upon CP multiplied by 100. Okay, similar loss in percentage is equals to loss upon CP multiplied by 100.
तो ये दो फॉर्मूले हमारे यूज हो जाएंगे प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, कुछ केस ऐसे होते हैं जब कभी हमको प्रॉफिट परसेंटेज में या लॉस परसेंटेज में गिवन होता है और सीपी गिवन है, एसपी आपसे पूछा है, एसपी गिवन है आपसे सीपी पूछा है, उसका एक कंबाइंड फॉर्मूला होता है एसपी इज इक्वल टू यानी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। जब एग्जैक्ट प्रॉफिट आपको ना दिया हो, प्रॉफिट परसेंटेज में दिया हो, अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय सीपी। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। ओके, एंड सिमिलर एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इनटू सीपी। तो ये दो फॉर्मूले आपके हैं व्हेनेवर प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन और लॉस परसेंटेज इज गिवन, then we can find out the SP by using this formula. In selling price is equals to 100 plus profit percent upon 100 multiplied by CP. Then selling price is equals to 100 minus loss in percent upon 100 multiplied by CP. अगर selling price दिया, you can easily find out the cost price. Okay. Now the next topic is mark price. Mark price और discount. ये ऐसा कमर्शियल मैथमेटिक्स का टॉपिक है जिसको जनरली हम लोग ऑलवेज हमारे यूज में आता है। हम लोग कभी मॉल में जाते हैं, अलग अलग शॉप्स पे जाते हैं कोई सामान परचेज करने के लिए, वहां पे ऑफर रेट्स लगी होती है। भाई दीपावली के फेस्टिवल पर 50% ऑफ, 30% का डिस्काउंट। तो ऐसे केसेस पर हम लोग सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को जिसको हम खरीदने जा रहे हैं उसको ऑब्जेक्ट को लेते हैं और उस पर लगे हुए टैग को देखते हैं, इस टैग पर क्या कॉस्ट लिखी हुई है। तो द प्रिंट प्राइस और मार्क प्राइस विच इज मार्क बाय द कंपनी ऑन द पर्टिकुलर आर्टिकल्स, ऑन द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, on the particular things that is called mark price, जिसको लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। अब उस पर जो लिखी हुई है वो तो एक एग्जैक्ट प्राइस हो गया, उनको पता लग गया साहब ये एमआरपी है, एमआरपी है यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसके ऊपर वो ऑब्जेक्ट को नहीं बेच सकता। ठीक, ओके। अब जब आप दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार ने उस ऑब्जेक्ट को लिया और देखा उस पर 58 रुपीज मार्क है, उसने बोला इट्स ओके आप 55 दे दीजिए। ऐसा 55 दे दे मतलब मीन्स दैट वो जो 3 रुपीज उसने कम किए दैट इज डिस्काउंट ऑन द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो यानी डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट हमारा हुआ मार्क प्राइस और माइनस सेलिंग प्राइस, जो उस पर लिखा था और जिस पर उसने आपको दिया 58 रुपीज लिखा था और 53 का 55 का आपको दिया, तो वो जो 3 रुपीज हुआ दैट इज डिस्काउंट। ठीक, डिस्काउंट इज इम्पोज्ड ऑन द मार्क प्राइस। आपने जीन्स देखी, उस जीन्स के ऊपर 1000 रुपीज लिखा हुआ था और उसके बगल में एक टैग लगा हुआ था कि होली फेस्टिवल पे, दीपावली फेस्टिवल पे सब 50% ऑफ है। तो आपने तुरंत कैलकुलेट किया भाई जीन्स कितने की, आपने 1000 मल्टीप्लाइड बाय 50 अपॉन 100 यानी 500 रुपए। आपको पता लग गया 500 रुपए का डिस्काउंट है सर, वो जीन्स जो हमारे जिस पर 1000 मार्क था वो हमको 500 की मिल जाएगी। ओके, तो बाय दिस वे वी कैन फाइंड आउट द डिस्काउंट। नाउ डिस्काउंट परसेंटेज is equals to discount upon MP. MP is mark price multiplied by 100. Okay, by this way we can find out the discount percentage. Now next, now the topic is GST. GST goods and service tax। जैसा हम सब लोग जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हमको बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं, जैसे रोड्स बनवाना, बैंक का, पोस्ट ऑफिस का और जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इन सबकी फैसिलिटीज या तो हमको केंद्र सरकार देती है या फिर राज्य सरकार देती है। सरकार को इन फैसिलिटीज को देने के लिए जिस पैसे की, इस मनी की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे ऊपर एक टैक्स इम्पोज करके कौन से देती है। वो टैक्स हमारे ऊपर इनकम टैक्स के रूप में, सर्विस टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में और अन्य प्रकार के टैक्सों के रूप में अभी तक लगाए जाते थे, जिससे सरकार इन टैक्स को, इन रेवेन्यू को कलेक्ट करती थी और पब्लिक को रिटर्न करके इसको उनकी फैसिलिटी के रूप में देती थी। इसी को कंबाइन करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो तरह के टैक्सेस बना दिए, एक स्टेट जीएसटी और एक सेंट्रल जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज बेस्ड on consumption of goods and service. It has replaced सेल टैक्स एंड वैट। ये सेल टैक्स और वैट के रिप्लेस पर इसको पोस्ट किया गया। जीएसटी सभी पर लागू नहीं होती है, बहुत सारे ऐसे आइटम है जैसे जितने फूड आइटम्स हैं, ब्रेड है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मीट है, एग्स है, साल्ट है,
हनी है, ये सब ऐसे फूड आइटम्स हैं जिन पर कोई जीएसटी लागू नहीं है। अलग अलग तरीके के आइटम्स पे अलग अलग तरीके की जीएसटी लगती है। गोल्ड पर 3% की जीएसटी लगती है। इस तरीके के अलग अलग गुड्स हैं, इन सब पर अलग अलग तरीके की जीएसटी लगती है। मैक्सिमम जीएसटी इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट इज 28%। 28% सबसे मैक्सिमम जीएसटी है जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है। ओके, हमारा अगला टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट डिस्कस करें उससे पहले इंटरेस्ट होता है an extra amount imposed on the principal. An extra amount imposed on the principal is called interest. एक पैसा जो आप किसी भी लेंडर से बारो करते हैं, उधार लेते हैं, उस पैसे को एक डेफिनिट टाइम ऑफ इंटरवल में जो आपका उससे कमिटमेंट होता है उस पर आप उसको रिटर्न करते हैं। तो रिटर्न करने समय आपको वो पैसा आपने जो उससे बारो किया था उससे ज्यादा वापस करना होता है। तो जिस तरीके का हमारा ये कमिटमेंट है कि हम आपसे इतना रुपए लेंगे और इतने रुपए ज्यादा वापस करेंगे, तो दिस इज एन एक्स्ट्रा अमाउंट। आफ्टर रिपेइंग यू कैन क्लियर योर डेब्ट, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट दो तरह का होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, जिसपे लेने वाले को और देने वाले को बिल्कुल क्लियर पता होता है। सपोज यू बोरोड 1000 रुपीज फ्रॉम एनी लेंडर। आपने किसी से 1000 रुपए उधार लिया और यू हैव मेक अ कमिटमेंट 10% एनुअली। आपने बात कर ली साहब 10% आपको इंटरेस्ट हर साल देंगे, ठीक। अब इफ यू वांट टू क्लियर योर डेट आफ्टर अ ईयर, तो एक साल के बाद आप पैसा वापस करना चाहते हैं, एक साल के बाद पैसा वापस करना चाहते हैं, आपने 1000 रुपए लिया था, 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक साल के बाद वापस किया, ये अमाउंट हो गया आपका 100 रुपीज। यानी 100 रुपए आपको एक इंटरेस्ट के रूप में देना होगा। यानी इफ यू पे 1100 rupees to the lender, you can clear your debt. Suppose that you are unable to pay the 1100 rupees after a year, you can pay in the second year 1200, now the next year 1300, 1400, 1500 and so on. आप जितने नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ाते जाएंगे 100 रुपीज पर ईयर के अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, साधारण एक बिल्कुल आपका फ्रेश कमिटमेंट है 100 रुपीज पर ईयर, ठीक। दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग द फॉर्मूला SI is equals to PRT upon 100। ओके, नेक्स्ट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, यानी व्हेन द इंटरेस्ट, समझिएगा, व्हेन द इंटरेस्ट इम्पोज्ड ऑन इंटरेस्ट, जब भी कभी ब्याज पर ब्याज लगता है उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट इम्पोज्ड ऑन इंटरेस्ट, यस, कंपाउंड इंटरेस्ट ना। तो वो कैसे फाइंड आउट होगा? द इंटरेस्ट इम्पोज्ड ऑन इंटरेस्ट, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, मींस दैट द अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर will be principal for the beginning of the second year। पहले साल के अंत में जो आपका अमाउंट होगा वो अगले साल की स्टार्टिंग में प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। सिमिलर द अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर विल बी प्रिंसिपल फॉर द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। सिमिलर यानी एक साल के अंत में जो अमाउंट होगा वो अगले साल उसका प्रिंसिपल बन जाता है। जैसे इफ यू बोरोड ₹1000 फ्रॉम द लेंडर, तो आफ्टर 1 ईयर जो आपका इंटरेस्ट हुआ वो कितना हो गया? 100 रुपीज। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एक साल के अंत में अमाउंट कितना हो गया? 1000 और प्लस 100 यानी 1100 रुपए। तो ये जो 1100 रुपए एक साल में अमाउंट बना वो कंपाउंड इंटरेस्ट के नेचर में नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट ईयर के लिए जब आप I2 निकालेंगे तो दैट इज 1100 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 100 becomes 110, 110 रुपए। यानी जो अमाउंट होगा A2 वो 1100 और प्लस 110, 0 1 2 1, दैट इज 1210, 1210 रुपए। यानी अभी अगर हम सिंपल इंटरेस्ट इसको पे कर रहे थे तो टोटल 1200 पे कर रहे थे। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया 1210। अगर थर्ड ईयर के लिए जाएंगे तो दैट इज द प्रिंसिपल फॉर द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। क्लियर? तो कंपाउंड इंटरेस्ट मींस द इंटरेस्ट
imposed on interest. जब भी कभी ब्याज पर ब्याज लगे, so it is too difficult. So when you taking a loan from any lender, you just think that the compound interest will make sure you interest on interest. Okay, now good luck, thank you.